हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट में संस्कृत शिक्षण को। कल हमने पढ़ा था हिंदी शिक्षण को। आज पढ़ेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। आइए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। कुशलम पठनम न अस्ति। कुशल पठन नहीं है, यानी अच्छा पठन नहीं है, अच्छा प्रकार का जो पठन है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? ना अस्ति, नहीं है। यानी क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है, इसे हमें वो ढूंढना है जो गलत है, गलत का चयन करना है हमें। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, ऐसा ऑप्शन देखना है हमें। जरूर जब क्वेश्चन पढ़े तो हमें देख लेना चाहिए क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संरचनात्मकम, दूसरा ऑप्शन है कल्पनात्मकम, थर्ड है प्रगतिशीलम, चौथा है सुचिंतितम। संरचनात्मकम, हमारा कुशल पठन कैसे होगा? क्या है हमारे कुशल पठन के लक्षण? तो हमें बच्चों को सृजन बनाना चाहिए, अपसारी बनाना चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स बनाना चाहिए, कल्पनाशीलता वाला बनाना चाहिए, अमूर्त चिंतन वाला होना चाहिए, स्वयं करने वाला होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रयोग करके सीखे। कैसे हमारा पठन होना चाहिए? सृजन, जो बच्चों को सृजन बनाता हो, अपसारी बनाता हो, आउट ऑफ बॉक्स बनाता हो, कल्पनाशीलता डालता हो, अमूर्त चिंतन परिकल्पना को विकसित करता हो, चिंतन विकसित करता हो। पाठ्यक्रम कैसा हो? जो चिंतन करता हो, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, भिन्न भिन्न तरीके हों पठन में, बहुभाषी हो, समावेशी हो, अभिप्रेरणा वाला हो। हमारा जो पठन है यानी कि जो भिन्न भिन्न तरीकाओं का होना चाहिए, सृजनात्मक संरचनात्मक होना चाहिए, जिसमें संरचना बढ़ाई जाए, बच्चे की संरचना करके सीखने पर, खोज करने पर, खोज अन्वेषण वाला हो, नए नए तरीके अपनाने वाला हो, मतलब कि जो संरचना करके अपना स्वयं सोच समझ के ऐसी बोधगम्यता वाला हो। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें समझ पर हो, अवसर मिलने चाहिए अधिक से अधिक कार्य करने के, यानी कि स्वयं कार्य करने के अवसर मिलने चाहिए, अवसरवादी हो। तो हमारा संरचनात्मक हो, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कल्पनात्मक हो, बिल्कुल सही है। कल्पना, जिसमें कल्पना आदि सिखाई जाए, कल्पना करना सिखाया जाए, कहानी कविता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्रिंट समृद्ध होना चाहिए, परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चे के अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? प्रगतिशील पठनम कैसा होना चाहिए? जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए? प्रगतिशील होनी चाहिए, कल्पनात्मक होनी चाहिए, संरचनात्मक होना चाहिए। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है, सुचिंतितम, तो वो सोच लेता है सुचिंतनम, अच्छा चिंतन वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सुचिंतनम होनी चाहिए, चिंतनम। लेकिन चिंतनम और चिंतितम में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का फर्क है। यानी सुचिंता वाली होनी चाहिए, अच्छी, जिसमें चिंता करने की योग्यता हो, यानी चिंता युक्त होनी चाहिए।
तो पढ़ाई चिंता युक्त हो तो अच्छी होगी। बच्चे को किया जाए कि तुम चिंता करते रहो और चिंतन ना करो, केवल चिंता करो, तो क्या ये पढ़ाई अच्छी होगी? चिंतन और चिंता में बहुत अंतर होता है। तो हमारा जो चिंता वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सुचिंतितम चिंतितम, यानी ये चिंता कह रहा है, चिंतन अलग होता है, चिंतन ऐसे होता है और चिंतित ता डबल होता है। तो हमें ये काट देना है। तो हमारा आंसर चौथा हो गया सुचिंतितम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्यम अस्ति। तो लेखन प्रक्रिया के उपागम कौन कौन से हो सकते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है केवलम प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है केवलम परिणामे, तीसरा ऑप्शन है उभयम प्रक्रिया परिणामे च, चौथा है सुहस्ताक्षरम हस्ता। तो हमारी लेखन प्रक्रिया कैसे, जो लेखन प्रक्रिया को लेखन कौशल को अच्छा करने का जो प्रक्रिया है हमारी कौन सी हो सकती है, उपागम है वो कौन सा हो सकता है, कौन सा लक्ष्य हो सकता है लेखन प्रक्रिया को अच्छा करने के लिए? तो सुहस्ताक्षरम, अच्छा हस्ताक्षर हो, ऐसा उपागम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हस्ताक्षर जहाँ बात करें और जहाँ केवल की बात करें उन्हें तुरंत हमें काट देना चाहिए। उभयम प्रक्रिया के लिए और परिणाम के लिए, दोनों के लिए सही हो सकता है। कभी कभी हमें ऑप्शनों को देख करके आंसर लगाना होता है, नेगेटिव पॉजिटिव देख करके। तो नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आंसर होगा सुहस्ताक्षरम। जहाँ हस्ताक्षर की बात करें उसे हमें तुरंत काट देना चाहिए, जहाँ केवल की बात करें वहाँ हमें तुरंत काट देना चाहिए। तो यह आंसर तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर हो गया उभयम प्रक्रिया परिणाम। प्रक्रिया के लिए और परिणाम के लिए जो लेखन उपागम है वो दोनों परिणाम के लिए और प्रक्रिया के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्राणाम। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आने का है। इतनी 100% गारंटी है कि जो क्वेश्चन आ गए हैं पिछली वर्षों में अगर उन्हें पढ़ लेंगे तो हमारा स्कोर बिल्कुल 55, 25 या 28 तक आराम से हो जाएगा। इससे प्लस ही होगा, कम नहीं होगा अगर हम बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को लगाते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे लगाना कि कई बुकों में बहुत गलत क्वेश्चन देंगे, आंसर दे दिए हैं। अभी बताऊंगा मैं एक क्वेश्चन के बारे में, आप भी उसे सही करेंगे। छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतया ध्यानम ददाति। छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतया, तो इसमें बताइए जब लेखन की बात करें, मैंने बताया है सु वो प ली, ये बताया है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना कौन सा है? ग्रहण करने वाला, ग्रहणात्मक। आत्मसात करने वाला, आयात करने वाला। ग्रहणात्मक, आत्मसात और आयात करने वाला। बोलना वाला कौन सा है? अभिव्यक्त।
ऐसे ही लिखना कौन सा है? अभिव्यक्त। पढ़ना कौन सा है? ये। लिखना कौन सा? अभिव्यक्त, उत्पाद और निर्यात। ये है भाव ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना, यही वो है भाव अर्थ ग्रहण करना। मतलब दूसरे की बात को अपने अंदर आत्मसात करना, सुनना, ग्रहण करना, उसके भावों को, विचारों को सुनना, विचारों को ग्रहण करना, अर्थ को ग्रहण करना, यही पढ़ना और सुनना हो गया। लिखना क्या? अभिव्यक्त आत्मा, दूसरे तक अपने भाव पहुंचाना, अपने अर्थ को पहुंचाना, अभिव्यक्त करना, उत्पाद करना और निर्यात करना। तो हमारा लेखन कौशल कौन सा हो गया? अभिव्यक्तात्मक हो गया, विचारों का अभिव्यक्त करना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। शुद्ध वर्तन्या व्याकरणे। जब नेगेटिव पॉजिटिव से भी कर सकते हैं हम, इससे भी करते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव की जब बात करते हैं, जहाँ शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, उसे काट देना चाहिए। व्याकरण भाषा को त्वरित बनाती है, यानी व्याकरण के भाषा के पढ़ने में, भाषा के समझने में तेजी लाती है। व्याकरण आगमन भाषा से पढ़ाती है, व्याकरण से हमें भाषा पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आइए, लेखन के व्याकरण से हम उस पर पूरी परिपक्वता पा सकते हैं। आइए, दूसरा है विचार अभिव्यक्तौ। तीसरा है शब्द सीमा निर्धारण। चौथा है लेखन समय रूढ़ि प्रयोगशाला प्रयोगाणाम लोकोक्तीनां च प्रयोगे। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला गलत हो गया। जहाँ शब्द सीमा निर्धारण की बात करें, उसे तुरंत काट देना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन हमें लेखन की बात कर रहा है तो अभिव्यक्त की बात करेगा, हम इस हिसाब से भी कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से करेंगे। तो निर्धारण की जहाँ बात करें, उसे तुरंत काट देना चाहिए। लेखन समय रूढ़िवादी की बात करें पॉजिटिव में, तो उसे काट देना चाहिए। रूढ़िवादी यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं पक्षपात की, लड़की पढ़ेगी, लड़का पढ़ेगा, लड़की नहीं पढ़ेगी, लड़की आर्ट पढ़ेगी और लड़का साइंस पढ़ेगा। जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं, उन्हें अगर हम देखेंगे तो उन्हें तुरंत काट देना चाहिए। अगर उसमें क्वेश्चन में पक्षपात कर रहा है कि लड़का को साइंस पढ़नी चाहिए और लड़की को आर्ट पढ़ना चाहिए, ये कैसी परंपरा है, तो वहाँ पे नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो नेगेटिव क्या होगा? रूढ़िवादी परंपरा है। प्रयोगाणाम लोकोक्ति आदि ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो हमें तुरंत काट देना चाहिए। तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से भी आंसर हो गया विचाराणाम अभिव्यक्तौ। और वैसे भी जो मैंने पढ़ाया कि लेखन जो प्रक्रिया है, लेखन कौशल है, वो कैसा है? अभिव्यक्तात्मक, उत्पादात्मक और निर्यातात्मक, भाव को निर्यात करने वाला। तो हमारा आंसर हो गया दूसरा। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे संस्कृत में तो हम अच्छे अंक लाएंगे, ये पक्का है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ने लग गए शिक्षण को, पेडागोजी को ऐसे ही पढ़ने लग गए किताब से, पेडागोजी की बिना क्वेश्चनों के, तो हम अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये पक्का है। अगर क्वेश्चनों के साथ हम पेडागोजी को पढ़ेंगे तो ये 100% सही है कि आपके अंक 25+ ही आने वाले हैं। अगर पुराने प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, अगर प्रैक्टिस सेट जो पुराने पेपर हैं उन्हें लगाएं तो अच्छा है। अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो देखना किसी के भी प्रैक्टिस सेट में सी-टेट के मिलते जुलते क्वेश्चन होते ही नहीं हैं। वो तो केवल टेट आदि के क्वेश्चन डाल देते हैं, लेख संस्कृत में देते हैं, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा सी-टेट की जो प्रक्रिया है उस हिसाब के क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन है वो हमें पुराने पढ़ने हैं, ना कि नए। प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो हमारा सी-टेट का एग्जाम 100% गलत होगा। अगर लगाने हैं तो पुराने पेपरों को लगाइए, सबसे अच्छी रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की महोदयानुसारम भाषाया अधिगमनार्थम
सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम। वाइगोत्स्की महोदय अनुसार मैंने बताया है कि नाम लिए बिना और नाम लेकर के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जरूर भाषा के क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन जरूर दे देता है, हर बार देता है। वाइगोत्स्की से 3 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जरूर आते हैं, 3 से कम तो आते नहीं हैं, 5 से ज़्यादा तो आ जाते हैं किसी में, लेकिन 3 से कम किसी भी एग्जाम में सीटेट के में नहीं आते हैं वाइगोत्स्की से। इसलिए मैंने वाइगोत्स्की को 2 बार पढ़ा दिया है। अब जब कल जब पढ़ाएंगे साइकोलॉजी में तो किसी मनोवैज्ञानिक को फिर पढ़ाएंगे अच्छे से। जो आते हैं 5 मनोवैज्ञानिकों सीटेट में तो लगभग 4 ही मनोवैज्ञानिकों को पूछता है, ज़्यादातर 3 को पूछता है, लेकिन 5 को पूछता है, लेकिन हम 10 पढ़ाएंगे लगातार, ये ध्यान रखना। हर 5वें दिन जैसे साइकोलॉजी कल पढ़ाएंगे, फिर दूसरे दिन गणित पेडागोजी, तीसरे दिन पर्यावरण पेडागोजी, अगले दिन हिंदी, फिर संस्कृत, उसके बाद फिर साइकोलॉजी की पेडागोजी आदि पढ़ाएंगे। तो उसमें लगातार 10 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की पढ़ाए थे, वाइगोत्स्की के बाद अब स्किनर नहीं, अब कोहलबर्ग को पढ़ाएंगे। कोहलर और कोहलबर्ग और कोहलर दोनों अलग अलग हैं, ये याद रखना। ये एक नैतिक सिद्धांत वाले हैं और दूसरे अंतर्दृष्टि सिद्धांत वाले हैं। आइए ऑप्शनों को देखते हैं। वाइगोत्स्की के बारे में बता दूं कि इन्होंने 3 उपकरण बताए हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। तो भाषा के क्वेश्चन में जब भाषा इन्होंने उपकरण बताया है सीखने का, अधिगम करने का, संस्कृति उपकरण बताया है, समाज उपकरण बताया है, तो भाषा के क्वेश्चन में क्वेश्चन तो जरूर आएगा। जब भाषा के एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो क्या फ़ायदा। तो इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो इनका समाज, संस्कृति, सहयोग, परस्पर, समूह, ऐसे शब्द जरूर आएंगे। तो समझ लेना कि वाइगोत्स्की है। अगर ऑप्शनों में क्वेश्चनों में ऐसे शब्द आ रहे हैं और नाम नहीं ले रहे हैं तो समझ लेना कि ये वाइगोत्स्की से ही क्वेश्चन है, अन्यथा और किसी से नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी क्लास पिछली क्लासों में देख लेना, वाइगोत्स्की है, 2 बार पढ़ा चुका हूँ। तो दोनों बार हटके ही पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है। उससे अलग किसी भी एग्जाम में सीटेट के में नहीं आने वाला, सीटेट के नहीं, टेट, किसी भी टेट के एग्जाम में उससे अलग नहीं आने वाला है, वाइगोत्स्की से पूरा उसके अंदर है। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक भाव विनिमय। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकम। तीसरा ऑप्शन है वेतार यंत्रम। चौथा ऑप्शन है शब्दकोशा। देखिए नेगेटिव शब्द हैं ये, वेतार यंत्र, शब्दकोशा आदि, ये सब संगीत के लिए हो सकता है वेतार यंत्र। अगर संगीत कौशल सीखना है तो वेतार यंत्र हो सकता है। पाठ्य पुस्तकम, पाठ्य पुस्तक की जहाँ बात करें, वेतार यंत्र की बात करें, नेगेटिव हो गया। लेकिन हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव से भी हो जाएगा। और मैंने अभी बताया समाज, संस्कृति, समूह, सहयोग आदि की बात करें तो तुरंत ही वाइगोत्स्की को लगा देना चाहिए। और यहाँ पर इतना देखना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन तो नहीं। अगर नेगेटिव नहीं है तो हमें समाज यही नहीं शब्दों से ढूंढना चाहिए, तो मिल जाएगा, तो हम आंसर लगा देंगे। अगर नेगेटिव है तो हमारा ये होता ही नहीं, फिर ये तीनों होते हैं हमारे आंसर, क्योंकि इन्होंने तीनों की बात ही नहीं की है। भाषा की बात की है, संस्कृति की बात की है, लेकिन इन्होंने पाठ्य पुस्तक, स्कूल आदि की बात नहीं की है। ये कहते हैं कि जो बच्चा सीखता है वो समाज से सीखता है, समूह से सीखता है, सहयोग से सीखता है। तो कहते हैं कि समूह बना के सीखना ये किसको दर्शाता है, तो किसे दर्शाता है, वाइगोत्स्की। क्लास में भी अगर समूह बना के पढ़ा रहा है तो वाइगोत्स्की को दर्शा रहा है, ये याद रखना। तो हमारा आंसर हो गया सामाजिक भाव विनिमय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तम स्रोत। श्रोता कौन होता है, क्वेश्चन है उत्तम श्रोता। तो श्रोता कौन होता है, सुनने वाला, वक्ता कौन होता है, भाषण देने वाला, बोलने वाला। तो हमारा सुनने का जो कौशल है वो कैसे सही होगा ये आप बताइए। मैंने बताया है कि जो ज़्यादातर बातों को सुनेगा, बात जैसे कोई कथा कह रहा है, कोई भाषण दे रहा है, अगर वो सुन रहा है तो उसका सुनना सही होगा। भाव अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो उसका सुनना सार्थक होगा। तो श्रोता की बात हो रही है, यानी श्रवण कौशल की बात हो रही है, तो श्रवण कौशल कैसे होगा, किसी शब्द से नहीं,
उच्चारण करके नहीं होगा। उच्चारण करके कब होगा? जब वक्ता की बात करें। वक्ता, उत्तम वक्ता कौन होता है? उसका उच्चारण अच्छा हो तो उत्तम वक्ता होगा, उसका भाषण अच्छा हो। तो एक किताब वाले ने जो बहुत ही फेमस है संस्कृत की दुनिया में, उसने उच्चारण वाला आंसर लगाया है इसमें। अब बताइए आप, ये जब उत्तम श्रोता की बात कर रहा है तो उत्तम श्रोता कौन होगा? जब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सभी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब मैंने बताया है कि इसमें क्या ज़रूरत होती है। तो सुनना जो कौशल है उसके लिए क्या ज़रूरी है? कथा, कहानी आदि सुनना, उनके भाव अर्थ ग्रहण करना। ग्रहणात्मक होता है, अभिव्यक्तात्मक तो होता नहीं। जो बोलेगा दूसरे तक बात पहुंचाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाव को जो ग्रहण करेगा, अर्थ को जो ग्रहण करेगा, वही तो सबसे अच्छा श्रोता होगा। अब जो उच्चारण करेगा, बोलेगा, वो श्रोता कहाँ से हो जाएगा? बताइए, उच्चारण करेगा, बोलेगा, वो श्रोता कहाँ से हो जाएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। कथम शब्दस्य कथनम भवति, भवति इति ज्ञातुं शक्नोति। दूसरा है कथम भावनाया उपयोगा भवति। इति अभिज्ञातुं भवति, ज्ञातुं शक्नोति। तीसरा ऑप्शन है पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितं प्रक्रियां दातुं शक्नोति। तीसरा है प्रत्येक शब्दस्य समुचितम उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। अब ये बताइए, जहाँ समुचित उच्चारण की बात में, जहाँ प्रत्येक शब्द का समुचित अच्छा उच्चारण कर्तुम यानी योग्य है, जो अच्छे उच्चारण करने योग्य है, ऐसा वक्ता होना चाहिए। तो ऐसी शक्नोति जो सक्षम है उच्चारण करने में प्रत्येक शब्द को, वो क्या अच्छा श्रोता होगा। तो यही आंसर है उस किताब में। अब बताइए कौन सक्षम होगा, यानी वक्ता सक्षम है उच्चारण करने में प्रत्येक शब्द को, तो हमारा आंसर ये हो जाता। लेकिन ये श्रोता की बात कर रहा है, तो पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रक्रियां दातुं शक्नोति। तो हर पृष्ठ के प्रश्नों को उचित प्रक्रिया के लिए देने के लिए जो सक्षम है, ऐसा क्या श्रोता होता है? बिल्कुल नहीं। जो सुन के कहानियों को भाव प्रकट करे, ऐसा श्रोता ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो श्रवण कौशल कब सही होता है? जब किसी की कथा को, कोई कथा बोल रहा है, कोई भाषण दे रहा है, उन भाषण को सुन करके अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना ही सर्वश्रेष्ठ श्रोता होगा। ये याद रखना। कथम शब्दस्य कथनम भवति इति ज्ञातुं शक्नोति। कथा के शब्द के कथन को जानने में जो सक्षम है वो ही सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। कथम भाव को, जो कथा के भाव हैं, उपयोगा भवति, उपयोग करता है, ऐसा ही अभिज्ञानो, ऐसा ही जानने वाला जो सक्षम है ऐसी बातों, कथा के भाव को जानने वाला है, कथा और उन्हें उपयोग करता है, ऐसा श्रोता सबसे उत्तम श्रोता होगा। तो हमारा आंसर सेकंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप बताइए। तो उस किताब में आंसर ये है। ये तो किसी भी तरह से आंसर नहीं है, उच्चारण की बात कर रहा है। अगर हमें पढ़ना भी नहीं आता है संस्कृत, तो उच्चारण की बात कर रहा है, समुचित उच्चारण की बात कर रहा है, शब्द उच्चारण की बात करता है, जो सक्षम है शब्द उच्चारण में। तो उच्चारण करने वाला कौन होगा? उत्तम श्रोता कौन होगा? तो क्या उत्तम श्रोता हो जाएगा उच्चारण करने से? उत्तम वक्ता हो सकता है, बोलने वाला हो सकता है, जो बोलना कौशल है वो ही अच्छा हो सकता है इससे, ना कि सुनने वाला। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड।
मैंने वो किताब देखी, पेडागोजी के ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें ख़राब दिए हैं, आंसर गलत दिए हैं। फैक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग हो सकती है, वो सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है, तो फैक्ट के लिए ये कोई उसमें द्वारा नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पेडागोजी थोड़ी उनकी गड़बड़ है। ये याद रखना। संस्कृत का जो फैक्ट है किसी टीजीटी पीजीटी या फिर टेट के लिए जो सबसे बेस्ट कोचिंग है वही है, सबसे बेस्ट पुस्तक है वही है, उसमें कोई द्वारा नहीं है, लेकिन पेडागोजी थोड़ी गड़बड़ है, उनकी सुधारनी चाहिए। क्वेश्चन है, भारतीय बालय निम्नलिखितेषु किम अध्येतम? अध्येतव्यम मतलब भारतीय बालक निम्नलिखित में कौन सा, किससे अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, कौन सी भाषा अध्ययन करते हैं, ये मान लीजिए। तो आइए आंसर, ये भी उनका गड़बड़ है। चौथा है तह अपि तो मातृभाषा, मातृभाषा तथा राज्यभाषा, मातृभाषा तथा आंग्ल भाषा, ता अपि वो दूसरी भाषा या तीसरी भाषा से ज्ञान लेता है। तो तीसरी भाषा, आंसर उस किताब में ये दिया है, तथा अपि तीसरी भाषा, तीसरी मातृभाषा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अब इसमें राज्यभाषा भी है तो ये भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। आंग्ल भाषा कोई जरूरी नहीं है कि आंग्ल भाषा में पढ़े बच्चा, मातृभाषा बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है मातृभाषा में ज्ञान। जब नई शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा को साथ में लेकर के पढ़ाई करें, तो हमारी स्थानीय भाषा राज्य भाषा को कह सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं। तो हम मातृभाषा और राज्य भाषा में पढ़ाई करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आंग्ल भाषा में भी पढ़ाई करें और तीसरी भाषा में पढ़ाई करते हैं। मातृभाषा को तो छोड़कर पढ़ाई करते ही नहीं है। जो हमारी शिक्षा नीतियाँ हैं, अनेक बार जो शिक्षा नीतियाँ आई हैं, अधिनियम आए हैं, एनसीएफ वगैरह आया है, तो भाई उसमें मातृभाषा को दिया है। तो तीसरी भाषा कौन पढ़ेगा, तीसरी भाषा से अध्ययन कौन करेगा, ये बताइए। हाँ, अगर हमें कोई अन्य भाषा सीखनी है बिना मातृभाषा के, हम कैसे सीखेंगे? वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा सीखी जाएगी। ये याद रखना कि जब दूसरी भाषा हम सीखते हैं बिना मातृभाषा को साथ लिए, तो प्रत्यक्ष रूप से सीखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारतीय बालक किस भाषा में पढ़ते हैं, किससे अध्ययन करते हैं? तो राज्य की तो बात हो नहीं रही है, तो पूरे भारतीय तो राज्य की भाषा बात करेंगे और मातृभाषा में पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर सेकंड अच्छा हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल गलत होगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है और इंग्लिश वाला भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य भाषा भी दे दिया है, तो हमें इसे भी जोड़ देना चाहिए। तो हमारा आंसर सेकंड हो गया। ये नहीं है, ज़्यादातर एक किताब में मैंने देखा है यही है, तो ये नहीं है। आंसर हमारा सेकंड होगा। चाहे उस साल की आंसर की निकाल लीजिए, आंसर हमारा यही होगा सीटेट के अनुसार। सीटेट के क्या, एनसीएफ के अनुसार भी यही आंसर होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भी यही आंसर होगा, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता इसमें। अगर राज्य भाषा नहीं होता, इसमें कोई और दे देता विदेशी भाषा, तो हमारा मातृभाषा आंसर हो जाता। लेकिन राज्य भाषा दिया है, तो राज्य भाषा भी पढ़ते हैं मातृभाषा के साथ साथ। आज के लिए इतना ही। कल आएंगे किसी मनोवैज्ञानिक के साथ सीटेट में, बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं यहाँ कोहल वर्ग, उनके लिए आएंगे, उनको लेके आएंगे। और कल जरूर क्लास करना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू, कमेंट करो।